यहाँ से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कैसे तड़प के वो व्यक्ति मरा होगा उस पेड़ के ऊपर, और हम सब देखते रहे, आप सब देखते रहे, और उसके बाद भी आपको भाषण करने की इच्छा रही। ये अरविंद जी की गलती है, फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े। ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पर जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने से रोकें। मैं सिर्फ किसानों को ये कहना चाहता हूँ, मजदूरों को ये कहना चाहता हूँ कि वो घबराएं ना, हम उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसान सचमुच परेशान हैं। वो इतने परेशान हैं कि सरकार से कहीं ज्यादा अब समाज को भी किसानों की तरफ देखने की जरूरत है। आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गजेंद्र नाम के किसान ने खुदकुशी कर ली। जब आम आदमी पार्टी की रैली चल रही थी, दौसा से आया, राजस्थान के दौसा से आया यह किसान पास के पेड़ पर चढ़ गया और लोगों को ध्यान भी नहीं गया कि वो खुद को फांसी के फंदे से लटका रहा था। हो सकता है कि यह दुर्घटना हो, मगर गजेंद्र के पास एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें उसने अपने आप को खुद को 3 बच्चों का पिता बताया है और लोगों से कह रहा था कि घर लौटने का पता बता दिया जाए। ये एक घटना ऐसी है जिसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो हो रही है, रैली पर सवाल उठ रहे हैं, नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं, इसके बहुत सारे जवाब भी होंगे। लेकिन इसकी जानकारी मिलने से पहले ही हम दिल्ली से करनाल की तरफ रवाना हो चुके थे, ये जानने के लिए कि हमारा आज का किसान किस तरह के संकट से गुजर रहा है और जिस संकट को लेकर हम आए दिन स्टूडियो में बात कर रहे हैं उसके पास क्या कोई समाधान है, क्या हमारे पास कोई ऐसी नीति है जिसके जरिए हम देश भर के किसानों को एक मुकम्मल व्यवस्था से बांध सकें और उन्हें मौसम से लेकर बाजार की दुर्घटनाओं से बचाया जा सके, जिसके कारण उन्हें लाखों की संख्या में और साल दर साल के हिसाब से सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या करने की नौबत ना आए। लेकिन गजेंद्र की पीड़ा एक बड़ा सवाल तो खड़ा करती ही है कि हम कितने संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं कि इससे पहले अकोला के इंगोला परिवार ने खेत में ही अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। मथुरा में अपनी बर्बाद फसलों को देखकर एक किसान दम तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जो मुआवजे की राशि उसके हाथ तक पहुंच रही है वो 700-800 रुपए की होती है। बैंक पर जाने में भी उसको खर्च करना पड़ता है और जब जाता है तो पता चलता है कि वो पैसा बाउंस हो गया है चेक का। तो इन सब रोज की घटनाओं के बीच क्या कोई दूरगामी ऐसी नीति है जिस पर सरकार को हम अपने जनमत से बाध्य कर सकें? और सरकार मतलब सिर्फ केंद्र ही नहीं, तमाम राज्य सरकारों को कि वो खेती की समस्या पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दें। इसीलिए हम हरियाणा के करनाल जिले के तलावड़ी इलाके में आए हैं, जहां मैं पहले भी आ चुका हूं, और आज हमारे साथ यहां के एक किसान राम सिंह होंगे और स्टूडियो में जो अक्सर देवेंद्र शर्मा कृषि अर्थशास्त्री आया करते थे, उन्हें भी मैंने आज चंडीगढ़ से बुलाया है ताकि हम बात कर सकें तमाम उन पहलुओं पर कि क्या कोई ठोस समाधान है, क्या हमारे किसानों को पर्याप्त जानकारी मिल रही है, क्या किसानों से हमदर्दी रखने वाले आप लोगों को पर्याप्त समझ हो रही है कि खेती को लेकर सरकार जो बताने का दावा कर रही है वो एक तरह से मुकम्मल दावा है। उस रास्ते पर चलकर हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्राइम टाइम में हम आज इसी पर बात करेंगे देवेंद्र शर्मा के साथ। हमारे साथ एक किसान भी हैं, राम सिंह जी, जिनका गेहूं जो है इस वक्त इस खेत में काफी बर्बाद हुआ है। नहीं ये, लेकिन ये अब तो सूख गया है, ये तो ठीक लग रहा है। ये बस ऊपर से ठीक लग रहा है जी, ये नीचे बिल्कुल देखो ना, इसके नीचे बिल्कुल गेहूं काला पड़ गया, कुछ नहीं है। अच्छा, इसको मसल देने पे तो कुछ भी नहीं निकलता है। देख लो आप, हाँ कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं निकलता इसमें। थोड़ा थोड़ा ऊपर जो वाली जो ये बाली खड़ी है ना। एक बात बताइए कि अगर कोई सर्वे वाला आता है तो वो कैसे पता करता है कि इस खेत में 30% का नुकसान है या 33% का नुकसान? देखो जी, पहले तो सर्वे यहाँ पटवारियों से कराया जाता है। हाँ। पता नहीं यहाँ क्या विडम्बना है भाई, पटवारी पे कौन सा ऐसा मापदंड है, उसको खेत के मापने का तो उस पे है, लेकिन उसको कभी कोई वो मशीन लेकर कोई मशीन नहीं, कोई एग्रीकल्चर का कोई स्पेशलिस्ट उसके साथ नहीं है। वो आता है और अपना सीजरा देखता है। कई बारी तो वो अपने आप बैठ के भी नंबर भर सकता है एक ही सड़क पे खड़े होके।
और फिर उसके वो उससे किसान संतुष्ट नहीं है। पर वो सही योग्य भी सही भी हो, अगर सही तरीके से भरे भी तो, लेकिन वो 30% या 50% वो ये बताने योग्य नहीं है इसमें क्या उसके पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं लगा। तो होना क्या चाहिए देवेंद्र जी, अगर ये हम यूपी में भी देखते हैं यही सी बात को लेकर, कोई और तरीका है क्या इसके साथ? देखिए, एक तो सिस्टम जो सेट है कि पटवारी को आना है क्योंकि वो उसका रेवेन्यू का रिकॉर्ड उसके पास होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पटवारी के साथ हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर क्यों नहीं भेजते? जी सर, बिल्कुल। हर सरकार के पास एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत होते हैं। ये किस तरह का ऑफिसर होता है? ये क्लास 3 होता है और ये एक अच्छा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है ये। अच्छा, और ये कृषि की ही पढ़ाई है? कृषि की पढ़ाई है, और ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज में ये करते हैं, एक्सटेंशन भी डिपार्टमेंट में। तो क्यों नहीं इनको आप साथ में भेजें ताकि ये लोग असेसमेंट करें और वो पटवारी साइन करें? बिल्कुल सही है। सिस्टम आपके पास है लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ पटवारी पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं क्योंकि वो सिस्टम को सूट करता है शायद। ये एक दर्शकों को ये नोट हो गया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ आए, वो सक्षम होगा इसको करने में, तब इसकी एक मान्यता होगी और सर्वे प्रॉपर और समय पर हो जाना चाहिए। अब इसको कटा के देखेगा उससे हार्वेस्टर से कितनी स्किल्ड निकलेगी, वो जानते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सब एक्सपर्ट है, इसके एक्सपर्ट है, वो बता देंगे। लेकिन ये एक ऐसा लग रहा है कि काफी खत्म हो गया, तो हम और चल के खत्म नहीं करते हैं इसको। पर देवेंद्र जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि समाधान क्या है। देखिए, कृषि मंत्री से लेकर विपक्ष के नेता सबके भाषण में ये सहमति है कि हमारी खेती संकट के दौर से गुजर रही है, और सबको सुन के लगता है कि ये स्थिति सामान्य रूप से खराब नहीं लेकिन गंभीर रूप से खराब है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अक्सर इस समस्या की ये शुरुआत होती है जब बहस की आप इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हम ज्यादा दे दें, जो उत्पादन लागत है, उससे इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलूं और एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे शायद दर्शकों को समझने में आसानी होगी। आपको याद होगा नॉर्मन बोरलॉग साहब नोबेल लॉरिएट जो हैं एग्रीकल्चर के ही एक ही साइंटिस्ट जिनको पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला। वो उन्होंने एक बार पोलैंड में 25 साल पहले की बात होगी, वहां पर लेक वेलेसा साहब, अगर आपको याद होगा तो सॉलिडारिटी मूवमेंट वर्कर्स की उसको लीड कर रहे थे। तो नोबेल प्राइज कमेटी ने सोचा कि हम क्यों ना देखें कि वेदर ही डिजर्व्स ए नोबेल प्राइज और नॉट। तो उन्होंने छोटी सी टीम बनाई अंडर बोरलॉग की, जाओ देखो कि उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो बोरलॉग ने मुझे बताया कि वो जब वापिस आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि उसको नहीं मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, और ये आप सब जानते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों आपने कहा कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि देखिए, जो वेलेसा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वर्कर्स को सस्ता अनाज मिले, सस्ता खाद्यान्न मिले, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि जो आदमी ग्रो करता है, उसको जो पैदा करता है, उसका क्या होगा अगर हम सस्ता उसको देंगे, वर्कर्स को देंगे। वहां पर भी तो करोड़ों लोग जो है खेती से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप एक क्लास को दूसरी क्लास को उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, आप नहीं देखते हैं कि उनका क्या नुकसान होगा, तो वही जो सोच है, जो आपने देखा कि नोबेल प्राइज ने कमेटी ने उसको अवार्ड दे दिया, हालांकि इनके रिकमेंडेशन के बावजूद, तो इसका मतलब साफ है कि वही सोच आज चल रही है। अमेरिका हो, इंडिया हो, यूरोप हो, आज भी यही है कि भाई फूड प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो किसानों को दाम नहीं देने हैं। यही कारण है कि आपने देखा कि अब नई सरकार जो आई है, जैसे ही दाम बढ़ते हैं तो शहरों में हल्ला शुरू हो जाता है, हम चैनल वाले और हल्ला करते हैं। बिल्कुल, आप लोग करते हैं कि साहब ये बिकॉज एमएसपी बढ़ा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब देखिए ना, 1450 रुपए गेहूं का दाम है प्रति क्विंटल, पिछले साल से 50 रुपए बढ़ाया गया है, यानी 3% वृद्धि की गई है। और डीए ही सिर्फ अगर आप देख लें तो 6% की वृद्धि तो केंद्रीय कर्मचारी का, तो ये एनॉमली आपको साफ नजर आती है। लेकिन आपका जो फंडामेंटल सवाल था कि क्या ये एमएसपी बढ़ाने से हो जाएगा, क्योंकि स्वामीनाथन जी ने भी कहा है कि एमएसपी सिर्फ धान गेहूं ना बल्कि और अन्य फसलों में भी उसका रेंज बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि उसको एमएसपी के अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम उसको पीछे कर दें, लेकिन पहला जो फंडामेंटल जो इश्यू जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी नजर आता है, वो ये था कि किसान की इनकम बहुत पैथेटिक लेवल पे है। अब आपको हैरानगी होगी, कोई क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस इनकम का है प्राइमरीली। अगर आप इनकम इनको ठीक दे दें, इनको सब कुछ आता है, खेती भी कर लेंगे, इनका कर्जा भी लेना आता है, सब कुछ आता है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। 1970 में, 45 साल पहले, 1970 में गेहूं का जो दाम था 76 रुपए प्रति क्विंटल था एमएसपी, आज वो 1450 है। 45 साल में वो 76 रुपए से 1450 हुआ, यानी 18-19 गुना उसके दाम बढ़े। जो सरकारी मुलाजिम है ना सेंट्रल का, उसकी जो तनख्वाह है वो 120 गुना बढ़ गई है।
स्कूल के जो टीचर हैं उसकी तनख्वाह जो है वो 280 से 320 गुना बढ़ गई है। अब जब किसान की इनकम वहीं की वहीं खड़ी है, 18 गुना बढ़ा है अगर, और लागत बढ़ गई है, और लागत का और इंटरेस्टिंग देखिए, अगर हम वो 76 रुपए में देखें तो 76 रुपए में जो लागत थी तब तो अगर हम 15% लागत थी, आज वो 60% के पास है। तो वो लागत अगर हम नहीं गिनते हैं तब तो 18% वृद्धि है। अगर लागत भी गिन लेते हो तो 9 टाइम्स वृद्धि हुई है, 9 गुना वृद्धि हुई है इसकी एमएसपी में। अब जो आदमी को आप डेलिबरेटली नीचे रख रहे हैं, वही जो मैंने बताया था वलेसा साहब वाली बात है कि आप डेलिबरेटली उसकी इनकम को दबाए हुए हैं। आप जो भी कर लीजिए, मेरा मानना है वो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। आमदनी तो क्या ये आमदनी बढ़ाने का जरिया है कि हम एमएसपी जो 1450 रुपया है उसको 2800 रुपया कर दें? इससे क्या समाधान होगा? देखिए, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी ने भी कहा था कि 50%, अगर इनका यहाँ 2000 लागत है तो सरकार को 3000 देना चाहिए। तो उससे हम, और बीजेपी ने वादा भी किया था चुनाव में कि हम 50% लागत पे मुनाफा देंगे, लेकिन आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मना कर दिया। फिर भी क्या इस तरीके से कोई सरकार कर सकती है? फिर सब्सिडी वाला एंगल आएगा। अब देखिए, अब दुनिया के फार्मर्स को देख लें, वो हमें जानना बहुत जरूरी है समझने के लिए। हाँ, ठीक है। हॉलैंड में जो किसान है, हाँ जी, हॉलैंड में जो किसान है उसकी जो औसतन हाउस होल्ड की इनकम है वो 275% ज्यादा है एवरेज इनकम से। ये नहीं कि वो बहुत एफिशिएंट फार्मर है, सच्चाई है कि उसको सरकार सपोर्ट करती है, क्योंकि वो 275% जो उसकी इनकम हायर है वो इसलिए है क्योंकि उसको सब्सिडी, हर तरीके की उसको सपोर्ट मिलती है। अच्छा। अगर आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका में 150% जो है उसकी इनकम ज्यादा है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, बाकी हाउस होल्ड के बराबर। यानी किसान अमीर है वहाँ किसान अमीर है, उसको और सरकार के समर्थन से अमीर है, और कुछ चारा नहीं है। अगर आप उनकी सब्सिडीज को विड्रॉ कर लेते हैं, एक यूएन की रिपोर्ट आई है अनटेड की, वो ये कहता है कि अगर उनके ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसमें ये सारी सब्सिडीज शामिल होती हैं, इसको आप निकाल लीजिए तो उनका एग्रीकल्चर कोलैप्स करता है। आप समझ गए? इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर टिका हुआ है उस इनकम के ऊपर या उस सपोर्ट के ऊपर। वही खेती हमारे देश में होती है, सिर्फ स्केल का फर्क है। रवीश जी, पर गडकरी जी ने कहा कि ना भगवान की तरफ देखो ना सरकार की तरफ देखो। हाँ, ये तो सिर्फ गरीब आदमी को बोला जाता है ना। आप नेहरू जी ने कहा था कि भाई गरीब आदमी को सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये गरीब आदमी ही क्यों सेक्रीफाइस करता है? मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये मिडिल क्लास के 7th पे कमीशन आने वाला है, क्या हम इनको नहीं कह सकते अपना कमीशन 7th पे कमीशन सेक्रीफाइस कर दो देश के लिए? ये क्या कारण है कि गरीब को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर जगह पे? ये दुर्भाग्य है इस देश का। और उसमें किसान जो है वो उसमें टॉप पे आएगा क्योंकि मेजोरिटी इनकी है। लेकिन इसमें एक और चीज देख लीजिए आप, 58% किसान जो है भूखे पेट सोते हैं। अमेरिका का किसान जो है वो क्रूज पे जाता है, हमारा किसान आत्महत्या करता है या भूखे पेट सोता है। हम कहते हैं कि उसको कर्जा और दो। आप कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कितना ला दोगे उसको कर्जे से? वो उसके बोझ के नीचे दबा हुआ है वो। अगर आप उसको इनकम देते हैं, इनकम, और इनकम के लिए पहली शर्त है दाम उसको वर्कआउट करने के लिए। लेकिन अब जितने भी आप पैटर्न देख लें, अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि एमएसपी का टाइम चला गया। अब वो प्राइस पॉलिसी का जो टाइम था वो चला गया, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है अखबार वाले शोर मचाते हैं, और पार्लियामेंट में शोर होता है, इंटरनेशनली भी शोर मच रहा है आजकल कि भाई आप एमएसपी भारत में कहा गया नहीं बढ़ाएंगे। अब इनकम पॉलिसी, कई अर्थशास्त्रियों को अंग्रेजी के अखबार में लिखते हुए देखा है कि यूपीए की सरकार ने बड़ी गलती की एमएसपी बढ़ा के, और ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि कम बढ़ा रही है, क्योंकि बढ़ाने से गांव में लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, फिर महंगाई बढ़ जाती है। यही बिल्कुल ठीक है, यही चक्कर वो बताते हैं आपको। लेकिन ये नहीं कभी बताते कि जब कॉर्पोरेट की सैलरी बढ़ती है, जब 7th पे कमीशन आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, तब क्या वो मनी सप्लाई नहीं बढ़ती है? तब क्या इन्फ्लेशन को वो बढ़ावा देता है? आपने कहा कि एमएसपी का टाइम चला गया है, आप ये कह रहे थे कि एमएसपी का भी फायदा सारे किसान को नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है। उसका कारण यह है कि जो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है उसमें ठीक कहा उन्होंने कि आप C2 + 50, यानी मतलब उनका था कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें प्लस 50% प्रॉफिट ऐड करिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे याद है कि जब मैं भी उसमें एक स्पेशल इन्वाइटी था कमेटी में, तो वहां पर क्या था कि 500% तो एवरेज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रॉफिट है, हाँ जी, इतना मार्जिन है। तो किसान को 50% तो कोई भी नहीं कम करता। बुक सेलर है वो भी 40% किताब पे लेता है, अगर आप देखें रिटेल का जो है। तो ये किसान को 50% मिलना चाहिए, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि सिर्फ 6% किसान है जिनको एमएसपी मिलती है आज भारत में। क्यों? क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर लेआउट किया है वो सिर्फ 3-3.5 स्टेट्स में है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थोड़े से इलाके। बाकी जगह सब किसान जो है ऑलरेडी भगवान भरोसे है। तो नितिन गडकरी जी गलत नहीं कह रहे हैं, वो पहले भगवान भरोसे है। लेकिन समझने की बात यह है कि वहां पर, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, पंजाब में 1450 रुपए, हरियाणा में 1450 रुपए गेहूं का दाम मिलता है। यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। बिहार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है आप जानते हैं कि 2007 से एपीएमसी एक्ट नहीं है।
बोला भी राधा मोहन सिंह ने कि वहाँ तो मार्केट भी नहीं है कृषि मंत्री लेकिन ये कहा जाता है कि साहब एपीएमसी इसको हटा दीजिए, एमएसपी हटा दीजिए तो मार्केट जो है उसका फायदा करे किसान का। तो बिहार में 900 रुपए 800 रुपए पे क्यों गेहूं बिकता है? हाँ जी। और ये सीएससीपी की रिपोर्ट में, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में जो नेट इनकम है किसान की गेहूं पे वो तकरीबन 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। बिहार में 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। मार्केट नहीं होने से, जहां मार्केट नहीं है, मार्केट तो वहाँ है। हाँ। आप समझे नहीं, वहाँ एपीएमसी वाला मार्केट हाँ, है, सरकारी मंडी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी जो है या सिक्योरिटी नेट जो है एमएसपी का, एमएसपी वाला नहीं है, वो नहीं है। प्रधान सिंह जी, आपके लिए क्या बेहतर स्थिति होगी कि एमएसपी की व्यवस्था रखी जाए या जो मंडियों में जाकर बेचते हैं उससे आपको आजाद कर दिया जाए, आप बाजार में कहीं जाकर खुला बेचें? नहीं, खुला तो यहाँ बेचते ही है मंडियों में। जो शर्मा जी कह रहे थे ना, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जानबूझकर है ना किसानों के साथ इनका जो मिल का ना, इस लूट को ना, हमारी लूट को, और अपने जो उनके नहीं, वो बात मैं समझ रहा हूँ। आप कहाँ अनाज बेचना ज्यादा चाहेंगे? आप चाहते हैं कि सरकार इसका दाम तय कर दे, वहां जाकर बेचना चाहेंगे मंडी में, या खुद से अपना ओपन मार्केट में आप बेचना? नहीं, सरकार तो नहीं, दाम तय तो सरकार नहीं करने पड़ेंगे जी। सरकार नहीं करने ये सवाल बड़ा अच्छा आपका। मैं शुरू से ये लोग अक्सर बोलते हैं, तो कई लोग पूछते होंगे दिल्ली बम्बई में बैठ के कि ये सरकार का काम तो नहीं है, ये इनका। जो लोग नहीं जानते वो ये है कि जब रूल ये कहता है कि एमएसपी जब मिलता है, किसान मंडी में आया, मंडी में आके उसने अपना गेहूं रख दिया, पहला है काम की प्राइवेट कंपनी आए उसको खरीदे। देखिए ये बाजार की सरकार ने रोका नहीं है, पहला तो उसमें है ही है कि पहले प्राइवेट कंपनी आके खरीदें उसको। जब प्राइवेट कंपनियां नहीं खरीदती हैं 1450 रुपए पे, तब सरकार आके एंटर करती है। प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार हट जाए ताकि हम 1450 न देने पड़े, हमें बिहार वाले 900 रुपए देने पड़े। अब समझे आप? ये मैं समझ गया। इसीलिए इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार हट जाए, ये है असली बात। लेकिन इनको अगर इंडस्ट्री की लॉजिक से देखें तो वो ओपन मार्केट में सस्ता हो महंगा हो अपने हिसाब से खरीदना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अमेरिका या नीदरलैंड या जिन देशों में होता है, सरकार को दाम तय करना पड़ेगा। कोई और चारा ही नहीं है, कोई और चारा नहीं। आप इनको जब हमारे पास सीएससीपी नहीं था तब क्या था हमारा हाल किसानों का? तो हमारे पास बॉडी क्या है देवेंद्र जी? कैसे ये बढ़ जाता है, ये 50 रुपया बढ़ जाता है, 60 रुपया बढ़ जाता है? कोई ऐसी कोई बॉडी है जो एक स्वतंत्र निकाय हो जिसका फैसला कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के अधीन ना आता? ये आपने ठीक कहा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो वो कोशिश उनकी होती है कि किसान को कम से कम दाम मिले, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं वो इतना कम निकालते हैं ताकि वो किस मार्केट में उसका वो ना हो। हाँ जी। अब देखिए, जैसे मैं आपको अभी जो प्राइसिंग करते हैं उसमें बैल की जोड़ी का वो हिसाब करते हैं। अच्छा, बैल की जोड़ी का हिसाब, बैल से खेती होती नहीं है जहाँ सारे देश की बात करें ना, सारे देश में वो बैल की जोड़ी का जो रेट है ना वो 8 घंटे का देखते हैं। तो किसान ने तो बैल सारे दिन पे रखना होता है, आप सिर्फ 8 घंटे की कॉस्ट ऐड करते हैं। मैं सिंपल एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो ऐसी उसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं जिसके करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम दिखाई जाती है या कम हो जाती है। अगर हम जेन्युइनली वर्कआउट कर लें तो 1450 रुपए से बढ़ा के, मेरा ये कहना है कि अब एक, जैसे मैं पहले कहा कि प्राइस पॉलिसी का टाइम आ गया है, प्राइस पॉलिसी का टाइम चला गया, अब इनकम पॉलिसी का आ गया है। दुनिया में कहीं भी किसान जो है वो अपने आप पे नहीं खड़ा जब तक कि उसको एक डायरेक्ट इनकम नहीं मिल रही है या उसको सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, किसी न किसी माध्यम से वो भी इनकम में उसमें लिस्ट में आ गया। अब क्यों किसान जो है देश का बोझ उठाए? आप जस्ट क्या आपको शहर में सेब सस्ता मिले या गेहूं सस्ता मिले, बहुत सारा किसान पे, कंपनी को, इंडस्ट्री को सस्ता मिले। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी ये सारी चीजें सस्ती मिलती हैं लेकिन सरकार उसके बदले किसानों को देती है। देख लीजिए, इस साल जो है 2014 में नया उनका फार्म बिल आया है। फार्म बिल होता है अगले 5 साल की एग्रीकल्चर के प्रोविजन सब्सिडीज की। ऐसा तो हमने अपने देश में नहीं सुना आपने। वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर की जो सब्सिडीज हैं उन्होंने इस बार 10 साल का दे दिया। 10 साल में $1 ट्रिलियन की सब्सिडी है। $1 ट्रिलियन, यानी 5 साल में $500 बिलियन की सब्सिडी वो देंगे अपने किसानों को। और हमारे यहाँ हम कहते हैं कि ना भगवान, ये वाला मैं एडिट कर दूं क्या? हमारे किसानों को पता चलेगा कि $500 बिलियन का वहाँ अमेरिका में सब्सिडी है, लेकिन और हमारे यहाँ सरकारें बताती हैं कि 80 करोड़ का प्रावधान कर दिया है हमने। जी, और 500 बिलियन पूरे देश के स्तर पर। 500 बिलियन में आपको हैरानगी होगी जो गाय पे सब्सिडी मिलती है। हाँ, गाय पे अभी पिछले महीने उनका कोटा सिस्टम खत्म हुआ है, वरना गाय पे जितनी सब्सिडी मिलती है वहां पर यूरोप में, वो उस सब्सिडी तकरीबन $3 प्रतिदिन मिलती है गाय पे। अब उसका मजे की बात देखिए कि हर गाय जो है वो बिजनेस क्लास में दुनिया में सफर कर सकती है अगर जितनी सब्सिडी उनको मिलती है। इतनी सब्सिडी सिर्फ गाय की गाय बिजनेस क्लास में। जी जी। पर जो अश्योर्ड इनकम, जो सुनिश्चित आय की जो व्यवस्था है वो कैसे तय की जाए? मतलब
आज किसान डेयरी में है, फल बागवानी कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, तरह तरह से वो किसान है, उत्पादक है, बेसिकली प्रोड्यूसर उसको कहा जाए फार्मर की जगह। और उसको ये सुनिश्चित आय की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? इसलिए हम लोग अभी सब कुछ देख के दुनिया में और अपना सिस्टम भी देख के मेरे को लगता है कि एक ही चारा है, वो ये है कि आप एक गारंटेड इनकम आप किसान को दीजिए। गारंटेड इनकम श्योर करिए कि देखिए ना, अगर चपरासी को 15,000 रुपए मिल सकते हैं तो किसान को 3,000 रुपए क्यों? आपको हैरानगी होगी कि जो अभी नेशनल सैंपल सर्वे का 2014 की जो रिपोर्ट आई एग्रीकल्चर की, उसमें खेती से किसान परिवार को मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं हर महीने। ये अधिकतम राशि है, मतलब कोई ऐसा राज्य होगा साधन संपन्न? 3 राज्य ऊपर हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु, बाकी सब उसके नीचे है। 3,000 से नीचे जी। अब बताइए मुझे, महीने का 2004 में 2,115 रुपए थी, अब बढ़ के आपकी 3,000। अब बताइए जब ये हाल होगा तो खेती को आप भी कहते हैं कि जब मौसम में खराब हो गया रिलीफ, मौसम में खराब होने से रिलीफ से नहीं होगा, जब तक इसको नहीं हम ठीक करेंगे मूल जो है फंडामेंटल कि उसके 3,000 से इनकम 15,000 पे तो आए कम से कम। मैं ये कहता हूँ ये तो ऐसा है जी जैसे कंगाली में आटा गिल्ला। मेरा एक और सुझाव इसमें रवीश जी, क्यों नहीं हम इसको डील लिंक करते हैं? क्यों हमें किसानों को ये बाजार के साथ जोड़ा हुआ है कि भाई जो फूड प्राइस है जो शहर में है उसके साथ हमने इसको साथ लिंक जोड़ा हुआ है। अब किसान की क्या जिम्मेदारी है? अब मैं जापान में जाइए, आप जापान में मैं एक उदाहरण देता हूँ, 15 साल पहले की बात होगी कि 10 रुपए पे अगर चावल किसान बेचता है तो उसको 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन 4 रुपए प्रति किलो पे सरकार कंज्यूमर को देती है। अब समझ गए किसान को क्यों बोझ? अब मैं बताऊं आपको कि सीएससी किसान से महंगा खरीदती है लेकिन लोगों को वो सस्ता देती है, तो किसान गरीब नहीं। किसान ने सर्वाइव करना है ना। अब आप देखिए एक और चीज देखिए, ये तो हो गया इस बात की। अगर आप देखें और भी अगर आपको एक्टिविटी बताऊं, मैं इनके तरीके बताऊं। अब देखिए कॉटन की रिपोर्ट, अगर आप सीएससीपी की रिपोर्ट जो है, जो आपने पहले बॉडी की बात की, 1980 के दशक 90 के दशक में एक रिपोर्ट आती है सीएससीपी में, उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर, खरीफ की रिपोर्ट है, कि हमने पिछले 20 साल में कॉटन की कीमतें 20% कम रखी हैं ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकली वायबल रहे। इसका मतलब किसान ने सब्सिडाइज किया इंडस्ट्री को। कभी इंडस्ट्री ने कभी हेल्प किया किसानों की? आत्महत्याएं विदर्भ में हुई हैं, मैं एक्सपेक्ट करता है कि कॉटन इंडस्ट्री खड़ी होगी। ये असली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। एक महिला ने, एक डॉक्टर साहिबा ने आज मुझे मेल किया है कि सोसाइटी और इंडस्ट्री सीएसआर के लोग क्यों नहीं जाकर, जैसे हम लोग आपदा के वक्त में हर आदमी चंदा देता है, बहुत उदारता के साथ मदद करता है, वैसे समाज क्यों नहीं इनकी मदद कर रहा? पर आपकी बात से मुझे एक क्लू मिलता है कि आप ये कह रहे हैं कि कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई भी बंदा वहां नहीं जाता है उसको मदद करने। जबकि सच्चाई है कि उन कॉटन के, ये वाला भी मैं एडिट कर दूं ताकि लोगों को पता न चले। सच्चाई है, जानना चाहिए। देखिए आप हमारी जमीन लेके, जमीन किसान से सस्ती लेके, या तो लोगों को सस्ती दे महंगी लेके किसान से जमीन, ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई किसान से जमीन महंगी लेकर गरीबों को सस्ती दी वो प्लाट, ऐसा कभी नहीं हुआ। किसान से सस्ती लेकर अमीरों को दे दिया, अमीरों को दे दिए। वो तो किसान से सस्ती लेकर महंगी दी, उसमें तो कमाया है सरकार ने। और हमारे से जो अनाज लेकर के वो सस्ता दे रहे हैं। ये देखिए राम सिंह, पर आपकी बात से ये टेक्सटाइल वाला अच्छा उदाहरण है आपने जो दिया है। और देखिए 70% जो आत्महत्या है वो कॉटन पे है। देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं 70% कॉटन पे है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि सारी इंडस्ट्री लेड बाय रिलायंस ये लोग जाएंगे और किसानों की मदद करेंगे, और ये असली पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो ये होती अगर करते थे। एक और बात है कि मैं राधा मोहन सिंह का एक भाषण संसद में पूरा अंडरलाइन कर करके पढ़ रहा था, वो बार बार कृषि आमदनी बीमा की बात कर रहे हैं। हालांकि वो कई नाम ले रहे हैं लेकिन वो बोलने में होता होगा फसल बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। बीमा को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठते रहे कि जो खेती का जो बीमा सिस्टम है वो सही नहीं है। देखिए आप जानते हैं रवीश जी कि आप यहाँ दिल्ली बैठे हैं या गांव में हैं इसम करनाल में, आप अमेरिका में आपके दोस्त हों, आप गूगल पे जाइए, गूगल मैप पे आप 2, 4, 5, 6 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं, उसके घर की फोटो भी देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वहां आप हजारों मील दूर का घर जो है वो तो आप स्पॉट कर सकते हैं, सड़क भी स्पॉट कर सकते हैं, जीपीएस में आप कहीं भी चले जाए आपको रास्ता मिलता है। ये किसान की जब क्रॉप इंश्योरेंस की बात होती है तब ये एवरेज 70% जो लेते हैं ब्लॉक में, वो क्यों कहते हैं? ये प्रिमिटिव सिस्टम है। हाँ जी, वो प्रिमिटिव सिस्टम क्यों है एग्रीकल्चर में? ब्लॉक लेवल पे। लेकिन राधा मोहन सिंह ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि वहां पंचायत लेवल पर आ गया है।
अब तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने यह भी कहा है कि हम पर यूनिट पे करेंगे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं उनसे। उन्होंने एक ही चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने कहा है कि हम किसान को पर यूनिट बेस पे इंश्योरेंस देंगे। उनके लिए कमेटी की उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। तो वो तो अच्छी बात है, वही करना चाहिए, वही करना चाहिए, वही सबको करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया इनकम इंश्योरेंस का, वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। हम बात कर रहे थे पहले कि भाई किसान को इनकम क्या मिलती है, अगर छोड़ दें एपीएमसी को हटा दें तो किसान का क्या हाल होगा। अब इसमें नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जिसकी बात कर रहे हैं ये पहले भी लाई गई थी 2003 में, फिर ये विड्रॉ हो गई थी। अब उसमें क्या ये इंश्योर कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा है, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, जो स्टेट्स के पास आया है, उसमें यह है कि किसान जो है 1450 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गेहूं का। उसने अगर मार्केट में बेचा, अगर सिस्टम नहीं ऑपरेट कर रहा, मार्केट में बेचा 900 रुपए का, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो 900 रुपए और 1450 के बीच में जो गैप है ना, उसका 20% जो सरकार है वो इंश्योर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1100 रुपए आपको सरकार देने को वचनबद्ध है। ठीक है, तो आप 1450 के अगेंस्ट आप 1100 दे रहे हैं। मुझे बताइए ये क्या इनकम इंश्योरेंस हुई। होना यह चाहिए था कि इनकम इंश्योरेंस 1450 रुपए सारे देश में हो किसानों को गेहूं पे, अगर बाकी क्रॉप से 24 क्रॉप से मिलती है, कैसे हो सकता है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि लैंड हमें चाहिए। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मंडियों का। आज हमारे देश में मात्र 7000 मंडियां, जो मैंने बताया पंजाब हरियाणा कुछ स्टेट्स में है। देश में अगर हर 5 किलोमीटर में एक मंडी हो, जो कि लिखा गया पहले 5 किलोमीटर, तो हमारी 42,000 मंडियां चाहिए। तो चाहिए नेटवर्क, जो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो वहां होना चाहिए। मुझे ये जानना चाहता हूं कि जैसे बंगाल से खबर आई कि आलू उगाने वाले किसान आत्महत्या कर गए, महाराष्ट्र से खबर है कि चीनी क्रैश कर गया है, तो एक सहज बुद्धि से होता है कि हमारे किसान को इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन होता तो वो आलू उतना नहीं उगाता। ये समस्या है या ऐसी समस्या दुनिया के और देशों में भी आती है? देखिए दुनिया के और देशों में भी ये समस्या है, सेम समस्या है। ये सिर्फ भारत में नहीं है, और वहां जहां की हम मानते हैं कि लोग कंप्यूटर पे हैं, लोग पूरा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है। अभी हाल में अमेरिका में स्ट्रॉबेरी का सरकार ने खरीद लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा होगी, सरकार ने खरीद ली। सरकार ने खरीद ली। और सरकार दूध भी खरीदती थी बहुत ज्यादा सरप्लस, और उस दूध को सड़कों पर फेंका जाता है बाद में, और दूध को सूखे के इलाकों में जो वहां की डेयरी है उसको पिलाया जाता है जानवरों को द्वारा, क्योंकि सूखे में फॉडर तो होता नहीं है। तो अमेरिका में ये होता है। कहने का मतलब है कि वहां भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक इंप्रेशन ये दिया जाता है, उसकी कारण सिर्फ एक है कि हमारे यहाँ फूड मिसमैनेजमेंट है। अगर हम मिसमैनेजमेंट को रोक लें, इस शब्द को एक पूरा एक सिस्टम बना लें ऐसा खाका कि भाई इतना हमारे को चाहिए, इतना प्रोक्योरमेंट होगा, इसका प्रोक्योरमेंट बाद कहाँ रखेंगे, ये सारा तो काम सरकार का है ना। वो सरकार कहीं अपना दायित्व नहीं करती किसानों पे। देवेंद्र जी, मैं इसलिए ये बुनियादी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारे शहरी लोग हैं, ये मैंने महसूस किया अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया से कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, जैसी भी है, पर कुछ सूचना है उनके पास, चीन से संबंधों के बारे में राय रखते हैं तो कुछ सूचना है। प्रधानमंत्री जर्मनी जा रहे हैं या फ्रांस जा रहे हैं तो कुछ सूचना है और उसके आधार पर अच्छा बुरा राय रखते हैं। लेकिन ऐसा कई बार मुझे महसूस होता है कि उनको अगर हम खेती के बारे में ठीक से बताएं तो उनको अगर पर्याप्त सूचना हो तो वो भी उसमें अपने जनमत बनाएंगे किसी सरकार के मूल्यांकन करने में, तो उसका वो हिस्सा उसमें बनाएंगे कि वो देखेंगे कि आपने खेती के बारे में वाकई क्या किया। देवेंद्र जी, एक खेती के बजट की भी बात आती है कि स्वामीनाथन कमेटी या आप लोग भी लिखते रहे हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है हमारे देश में। और जब संसद में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि जब मैं आया था तो उसमें जो ये आपका जो सिंचाई का जो योजना का पैसा होता था उनके मंत्रालय में, कभी 20 करोड़, कभी 50 करोड़, 100 करोड़ होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ दे दिए हैं। और जो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं हैं उनके लिए 1800 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो क्या इस तरह का बजट राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त है या शुरुआत के लिए अच्छा है? नहीं, शुरुआत के लिए अच्छा, क्योंकि पहले हमने देखा है कि बजट बहुत कम था कृषि इसके लिए, इरिगेशन के लिए। और एक चीज और हुई है, वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट देखें तो बताता है कि 10 साल में 2015 तक, 2012 तक की ऐसा कुछ था, 10 साल में एक भी एकड़ नहीं ऐड हुआ था सिंचाई के एरिया में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। तो कहने का मतलब बजट तो बढ़ाते जाए, लोगों को सैलरीज में जाया जाता है, और वो सैलरी में जाता है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना, अगले साल अगर ये आउटपुट दिखा दें कितना हमने इरिगेशन ऐड किया है तब तो पता चलेगा, लेकिन अदरवाइज नहीं पता चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, आपने से कहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि 11th प्लान में 5 साल का पीरियड था 11th प्लान का, उसमें मात्र 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में थी। 60% पॉपुलेशन है सिर्फ खेती में, 70% टोटल है, 1 लाख करोड़ पे था। और 12th प्लान में 5 साल में 1.5 लाख करोड़ हुआ। आज भी हालात ये हैं कि मनरेगा का बजट एग्रीकल्चर के बजट से ज्यादा है।
अब देखिए, अगर एग्रीकल्चर का बजट मनरेगा से कम होगा तो क्या एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कहां पर वो विकास की आप जो बात कर रहे हैं, वो विकास कैसे होगा? तो सारी बात यह है कि वो मॉडल क्यों नहीं शिफ्ट होता। मुझे याद है, आपको याद होगा, आपको भी शायद वो पीरियड हो याद होगा, जब वाजपेयी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए सरकार की। मैं उसमें था। मुझे याद है कि जब मैंने ये कहा था कि 60% बजट क्यों नहीं आप 60% पॉपुलेशन के लिए करते, क्योंकि और तभी आपको कभी आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी पड़ेगी कि आप 5 साल के बाद कहो कि हम शायद नहीं पावर में आएंगे। तो सरकार ने माना था। और आपको याद होगा, पहले बजट के टाइम पर अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, वाजपेयी साहब ने, कि हम 60% बजट एग्रीकल्चर को देंगे। रियलिटी में 6% नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन 60% कहा था। अगर मेरा मानना है कि अगर हम वापस जाते हैं, ये ऐसा टाइम है हिस्टोरिकल मोदी जी के पास कि वो एक ऐसा मॉडल देश को और दुनिया को दिखा सकते हैं। और जबकि जरूरत भी है, ये अब ये संकट है, सिर्फ बातों से इसका समाधान नहीं होगा। और वो जो उनका स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसके इम्तिहान का भी वक्त है। तो उनको मतलब ये देखना पड़ेगा कि खेती पे कितना बजट बढ़ाते हैं। 5,000 करोड़ सिंचाई के लिए शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर नहर के साथ साथ वो पानी पर किसका नियंत्रण है, ये सवाल भी आ जाता है। पानी है कि नहीं है, ये सवाल भी आ जाता है। जैसे मिलियन वेल्स रिचार्ज स्कीम स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि हम कुओं को एक साथ रिचार्ज करना। तो ये सब रिपोर्ट पढ़ के ऐसा लग रहा था कि सारा काम छोड़ के हर किसी को खेती में ही जुड़ जाना चाहिए, तभी इसका समाधान हो सकता है। ये स्केल इतना बड़ा लग रहा है, ये स्केल इतना बड़ा, और मेरे ख्याल देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल भी यहीं से शुरू होता है। अगर आप देखिए, इस देश के 60% लोग इकोनॉमिकली वायबल हो जाए, इकोनॉमिकली इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए, तो देश की इकोनॉमी दौड़ेगी। और मेरा ये कहना है कि 8% नहीं, आप देखेंगे 14% पे हम दौड़ेंगे, क्योंकि यही जो इनकम जो गांव में आएगी, वही तो है जो कंज्यूमरिज्म बढ़ाएगी। कंजम्पशन तभी होगी ना, कंपनियों का सामान तभी बिकेगा जब गांव में पैसा होगा। ये कंपनियां जो मान के चलती हैं कि नहीं हमें सिर्फ अपने लिए चाहिए, उनके लिए चाहिए, ट्रिकल डाउन होगा, वो थोड़ी गलत है। इनको दीजिए, ये अगर इनका ये संपन्न होंगे या इनका विकास होगा, तो देश की इकोनॉमी जो है, सारा चक्र जो है वो चलेगा। क्यों नहीं हम ये एक और बात है, जो ये कर्जे वाली नीति है, ये इससे किसान को फायदा हो रहा है क्या? 6.5 लाख यूपीए में था, राधा मोहन सिंह बता रहे हैं कि 7.5 लाख हुआ, फिर 8 लाख हुआ, 8.5 लाख हुआ। तो मैं देख रहा था कि यूपीए से लेके इनके समय 50 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। पूरे देश की तुलना में तो 50 लाख कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, और मैंने कई बार कहा भी है, मैंने इनफैक्ट वित्त मंत्री जी से भी बात कही थी कि आप 8.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 90% जो है वो एक्चुअली एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को जाता है। एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को जाता है। वो एसोचैम की रिपोर्ट देख लीजिए, या टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस उनकी स्टडी देख लीजिए। तो किसान को, इनको राम सिंह जैसे किसानों को नहीं मिलता। इनको मिलेगा तकरीबन 10%, तो यानी आप अगर 80,000 90,000 करोड़ रुपए इनको मिलेगा, और बाकी सारा इंडस्ट्री को मिलता है, जबकि इनकी संख्या करोड़ों में है। मैं ये कह रहा था उनसे कि आप किसानों के नाम पर क्यों इंडस्ट्री को कर रहे हो? आप ये अलग कर दीजिए कि हमने किसानों को इतना कर्जा दिया और इंडस्ट्री को इतना दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को जो 4% पे मिलता है, आप ये देखें, क्योंकि किसानों के नाम पे 4% पे है, इनको 4% मिलता है अगर टाइमली पे करें, तो कंपनियां 4%, इनका लोन वो इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जाता है। और जबकि उस इंडस्ट्री से इनको बहुत सीधे बहुत फायदा नहीं है। नहीं, वो तो अपनी मशीन बेचनी है उन्होंने, या टेक्नोलॉजी बेचनी है, उनका इंडस्ट्री के वो तो कमर्शियल फॉर्म में ले। क्यों ये बंबई, मुझे भी किसी ने बोला था कि महाराष्ट्र का जो कृषि लोन है, अगर आप उसका हिसाब देखेंगे तो ज्यादातर उन लोगों के पास है जो मुंबई में रहते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली में जो लोन मिलता है, वो आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो किसानों को लोन है उससे ज्यादा है। चंडीगढ़ और दिल्ली के किसानों को जो किसानों के नाम पर मिलता है, यानी वो एग्रीकल्चर जो फार्म लोन मिलता है। कितना कुछ आपको आज ही एक प्रोग्राम में जानना है, पर कम बताता हूँ, एडिट कर दूंगा ये सब जितने वाले, जिससे जिन जानकारियों से आपके जनमत में बदलाव होगा उसको मैं एडिट कर दूंगा। नहीं करेंगे। तो ये नई कृषि बीमा योजना पर भी आपने कुछ एक अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। एमएसपी पे हम लोगों ने चर्चा की, एक अश्योर्ड इनकम पे चर्चा की, कर्जे पे चर्चा की है। ठीक है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि कई जगहों पे जब जाते हैं, तो पिछली बार इसी जब जगह पे था तो कृषि वैज्ञानिक कह रहे थे कि यहाँ पर अब धान की खेती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सबसे उपजाऊ इलाका है हरियाणा का, और बेहतरीन इसकी मिट्टी मानी जाती है, लेकिन इतना ज्यादा जल का दोहन हो रहा है, तो इन सब समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है और कैसे हम विविधता ला सकते हैं खेती से जुड़े समाधानों को लेकर, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम तुलनात्मक रूप से छाये में आ गए हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जहां सवाल छोड़ा था कि
क्या हमारा किसान खेती का तरीका बदलेगा, पैटर्न बदलेगा? मतलब वहां क्यों धान उगाता है जहां पानी की समस्या है, वहां क्यों नहीं उगाता है जहां पानी है? ये जो आपने सवाल उठाया, ये अब इस ऐसे स्टेज पर देश के सामने एक सिचुएशन आ गई है। हाँ। मुझे लगता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड लाइए, हाँ। और उसको जो फैला रहे हैं, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है कि आज सिस्टम ये होगा कि आपने खेती जहां जहां इंटेंसिव जिसको खेती कहते हैं आप, उसने खेती तबाह कर दी है। अब सॉइल फर्टिलिटी देखिए आप, सॉइल फर्टिलिटी 0 पे आ गई है। पंजाब में 0.1% पे है, यानी ऑलमोस्ट 0 है। अच्छा, अगर आप पानी का दोहन देखें तो पानी 600, 700, 800, 1000 फुट पे पानी चला गया है। और जब 5000 लीटर पानी चाहिए आपको 1 किलो धान पैदा करने के लिए, आपको तकरीबन एवरेज देख लीजिए 1000 लीटर पानी चाहिए आपको 1 किलो। गाय का दूध अगर हमने निकालना, एक किलो दूध के लिए 900 किलो पानी लगता है, 900 लीटर पानी लगता है। कहने का मतलब ये सारा जो सिस्टम था अब समझ आ गया है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो ये डिस्ट्रॉय कर रहा था, अब लोग समझ आ गया कि भाई सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम्स में जाए। तो ये कितना आसान होगा क्या कि अगर ये तलावड़ी है, यहाँ के किसानों को कहा जाए कि आप यहाँ धान अब मत उगाइए क्योंकि इसका पानी बहुत नीचे चला जाएगा। ये देखिए जहाँ पर धान, या राजस्थान के लोग क्यों फिर धान की खेती करते हैं वहाँ, उसके हिसाब से उन्हें कुछ दूसरी खेती करनी चाहिए, हमें कुछ दूसरी खेती। बिल्कुल ठीक है। मैं भी जब राजस्थान जाता हूँ मुझे समझ नहीं आता कि राजस्थान में गन्ना क्यों लगाया जाता है। गन्ने में 240 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, जो कि गेहूं और धान से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, वो वहां लगाया जाता है जहां पर पानी की बहुत कमी है। दूसरी बात आप देखिए कि हमारे एक हाइब्रिड फसलें होते हैं और एक होती हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज। हाइब्रिड फसलें और हाई यील्डिंग में, हाई यील्डिंग मतलब उन्नत बीज जो होते हैं, पंजाब में उन्नत बीज लगाए जाते हैं जहां पर कि 99% एश्योर्ड इरिगेशन है। सूखे इलाकों में हाइब्रिड लगाई जाती है, हाइब्रिड फसलें जहां पर कि 1.5 गुना पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ये समझ नहीं आया कभी। अगर आप सूखे इलाकों में पानी खींचते रहेंगे नॉर्मल टाइम पर, जैसे थोड़ा सा शॉर्टफॉल होगा तो अकाल पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। पर ये किसके हस्तक्षेप से बदलेगा? क्या ये सरकार के नेतृत्व पे ही निर्भर करता है कि राज्य सरकारें कहें कि नहीं अब बस, अब यहाँ पर आप धान मत लगाइए, गन्ना मत लगाइए? बिल्कुल ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स को और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए इकट्ठे होकर कि आपको बताना चाहिए कि किसान को क्या जरूरत है, हमारे देश को क्या जरूरत है। और लोग हो सकता है माने ना, किसान माने ना बात में एग्रीकल्चर। अगर आपके जो पॉलिसीज हैं आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि आपको गेहूं के अलावा आपने जो उसको प्रमोट करना, जैसे आपने सरसों को प्रमोट करना राजस्थान में, तो आप सरसों पर ज्यादा दाम देंगे, अश्योर्ड खरीदेंगे, तो किसान वहां जाएंगे। आप करिए ना, ये तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी साथ चेंज करनी पड़ेगी। एक तो आपने वो कर दिया, दूसरा देखिए ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पर आज ये प्रॉब्लम आ गया कि 41% ग्रीन हाउस गैस जो आ रही है वो एग्रीकल्चर से आ रही है। अब हम भी खेती से भी प्रदूषण फैल रहा है। 41%। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेज। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ डीजल, हालांकि डीजल खेती वो तो अलग चीज है। हाँ, लेकिन ये सारी खेती, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी, सबका रोल है उसमें। 41% अगर है डेयरी मिलाकर, तो अगर 41% है तो हमें अब इसको किसानों को ये नहीं सिखाना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि भाई सिखाते हैं कि भाई अडेप्ट कैसे करोगे आप, मौसम बदल रहा है। मेरा मानना है कि खेती को कैसे अडेप्ट करोगे आप ताकि मौसम के उसमें और ज्यादा ऐड न करे। तो क्यों नहीं हम उस तरफ जा सकते? अब मैं आप कहेंगे कि इसमें क्या आपके पास उदाहरण है। चाइना में एक स्टडी हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। उन्होंने चाइना की सबसे बड़ी स्टडी हुई है, मेरे ख्याल से 190 के स्टेशन पे हुई है। उसमें उन्होंने ये पाया है कि अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो उसमें पैदावार में कहीं कमी नहीं आती अगले 20 साल। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब उसमें जैसे आपने से कहा कि भाई यहाँ पर गेहूं के साथ आपने और भी फसलें लगाई हैं जो करते हैं। ये जो हमारे हिंदुस्तानी तरीका होता था पहले, लोग गेहूं के मसूर के साथ मेथी भी बो दिया, तमाम तरह की, और ट्रेडिशनल भी लगाए। केमिकल फर्टिलाइजर का भी उपयोग है उसमें, लेकिन आस्ते आस्ते फेज आउट करेंगे। उनका ये कहना है कि अगले 20 साल में चाइना की प्रोडक्शन में कहीं कमी नहीं आएगी, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज का 25% कम हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें देखिए आंध्र प्रदेश में 36 लाख एकड़ में खेती होती है जिसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता। और ये किसानों ने खुद से किया है वहां पर या सरकार ने कोई नीति? किसानों शुरुआत तो एक गांव से हुई, पन्नुकुल्ला से खम्मम में, लेकिन आज सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया। सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। और वो देखिए 36 लाख एकड़ छोटा रकबा नहीं होता है। मैं आंध्र प्रदेश के ही इस उदाहरण से आना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान ही ऑर्गेनिक खेती की बहुत बात हुई थी। अभी तक ये पूरा एक एलीट मामला है, कुलीन मामला है कि कुछ लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। नीतियों में इसे बदलना आसान होगा क्या? फर्टिलाइजर लॉबी के मतलब इतना ताकतवर? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस समय हमारे पास ऐसी सरकार है कि वो तो हर एक लॉबी को खुश कर सकती है। नहीं, सह सकती है। उनका प्रेशर को कर सकती है। अपने देश के हित में उनको मालूम है कि हमारे देश के उनके पास पर्याप्त बहुमत है, करना चाहते हैं, नियत भी है। हम देखें जब कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ हम ये क्यों नहीं करते कि पंचकाव्य को प्रमोट करेंगे। ये क्यों हम कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर ही डालिए। पंचकाव्य उससे उतना ही इफेक्टिव है जो लोग यूज करते हैं सारे देश में, और अच्छे रिजल्ट सब जगह आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा ऑर्गेनिक खेती के मामले में या देसी खेती का तरीका है, इसकी जो जरूरतें हैं, इसकी जो तकनीक की जो जरूरतें हैं, जो सामान है, उसके लिए गांव के क्लस्टर पे कुछ यूनिट्स बनाए जाएं
जो वो जैविक कंपोस्ट सप्लाई करें, और इस तरह के लिए जो खेती के एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, खेती को पढ़ने वाले हैं, उनको अब लाइसेंस दिया जाए ताकि वो जान सकें कि वो टेक्निकली योग्य हैं बताने के लिए कि ये जो पेस्टिसाइड्स है वो पहले से कितना खतरनाक है या कितना कारगर है। देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड की जहां तक बात है, वो दोनों ही मामले में मैंने ये पूछा है कि कई लोग कहते हैं कि उनको लाइसेंस देना चाहिए, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट हो, उनको, हमको नहीं मिलना चाहिए कि कोई भी आकर आप केमिकल फर्टिलाइजर का सप्लायर बने। वो है उसमें जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के सप्लायर्स हैं, वो मार्केट में जो जाता है कि आदमी किसान तो किसी दुकानदार से रहता है जो टूथपेस्ट भी बेचता है साथ में पेस्टिसाइड भी बेचता है, वो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन जो आपने जो सवाल पूछा है वो फंडामेंटली ये है कि भाई क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, जो मेन लाइन हमारा रिसर्च सिस्टम है, उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि इस तरफ जाइए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इतने एम्पल एग्जाम्पल हैं रवीश जी कि आपके पास कोई कमी नहीं है। हमने अपनी स्ट्रेंथ को कभी देखा नहीं। मैं भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, लेकिन हमें पढ़ाया गया था कि हमारे देश में एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, इनएफिशिएंट है। और यही कारण, आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारी जो गाय की हम गाय के उसमें है, हमारी जो गाय की प्रजातियां हैं अभी 37 हैं। ये माना जाता है कि हमारी गाय निकम्मी है, 2 लीटर दूध देती है, 3 लीटर दूध देती है। ब्राजील हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउस। आज ब्राजील जो है हमारी नस्लें गिर, कांकरेज, साहिवाल, ये एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया भर में। और कितनी यील्ड है, मैं जब पीछे गया एक दूध, हमारी नस्लों की गाय वो निर्यात कर रहा है, वो निर्यात कर रहा है। हमने अपनी नस्लों को नहीं पहचाना, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और उनकी आपको हैरानगी होगी, जो गिर गाय है, जो भारत में शायद 20 लीटर से ज्यादा देती नहीं है, 15-20 लीटर के आप देखेंगे, वहां पर 72 लीटर दूध दे रही है। इसका मतलब कि हमने अगर अपनी गाय पे ध्यान दिया होता तो ये जो हम कहते हैं कि सारा सिस्टम जो बाहर ही है, ये हमारे में कहीं सिखाया गया, प्रोग्रामिंग की गई है कि हमारे देश में जो भी हमें अच्छा सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन बाहर है। प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे बैकयार्ड्स में, सोल्यूशन हमारे बैकयार्ड्स में थे। हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं तभी जाते जाते ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, मदर डेयरी सिस्टम, मार्केट के सिस्टम में, ये कोऑपरेटिव जैसे सिस्टम है दिल्ली में, काफी विश्वसनीय तरीके से वो चलता है ना। लोग वहां से सब्जी लाने जाते हैं, फल लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं। तो ऐसे ही कृषि उत्पादों को हम बेचने के लिए और कोऑपरेटिव का मॉडल क्यों नहीं खड़ा कर सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। देखिए, लेकिन वो आखिर में जाके किया, कोई बात नहीं, उसका मैसेज यही है कि वर्गीस कुरियन ने ऐसी कमोडिटी जो कि 2-4 घंटे के ज्यादा उसका वो नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है, दूध जो खराब हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाएगा, उसके लिए उसने एक ऐसा ढांचा बना दिया देश में कि कहां से गांव से लेकर वो कैसे शहर तक मिलता है, कंज्यूमर तक आता है। तो क्यों नहीं हम बाकी चीजों में, जैसे मैंने कहा था कि मंडियों के नेटवर्क से हम जोड़ के एक ऐसा नेटवर्क देश में बना दें, कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से हो, जो वही चीज करे, गांव से लेके जहां पैदावार होती है वहां से लेकर शहर तक, और शहर से जो वापिस जाना वहां पर, क्यों नहीं हो सकता? मदर डेयरी ने, अब पता नहीं चलता मदर डेयरी का कौन सरकार इंचार्ज है, लेकिन मदर डेयरी का सिस्टम चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है दिल्ली में। और इतना देखिए ना, ऐसी चीज है जिसको पहले यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि आप ये नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएगा। उसके बाद भी भारत ने कर दिखाया कि हम कर सकते हैं। कहने की मतलब ये कि डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, और पॉलिटिकल बैकिंग। मैंने पूछा था उनसे एक बार कुरियन से कि आपने जो ये काम किया उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट क्या थी। उन्होंने मुझे कहा था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने मुझे सारा किस्सा सुनाया कि मतलब ईमानदारी है ना, मतलब वो नियत होनी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए। एक उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर को एक बार समझ आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपके सारी सपोर्ट मेरे साथ है। और उन्होंने कहा कि शास्त्री जी थे तो हो गया। मैंने स्वामीनाथन से पूछा कि हरित क्रांति में क्या पॉलिटिकल वो विल थी जो आपको, उसके बगैर इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था स्वामीनाथन को कि आप मुझे ये अश्योर कर दो कि आप अगर ये जो बीज ला रहे हैं मेक्सिको से, आप मुझे 3-4 साल के अंदर 10 मिलियन टन का सरप्लस दे सकते हो। स्वामीनाथन का बिल्कुल दे सकता हूं। उसने कहा फिर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। इस बात पे खत्म करने का ये अच्छा मौका भी है कि अगर हम खेती से जुड़े मुद्दों को अपनी सोच, अपनी सरकार के प्रति अच्छी या बुरी राय का हिस्सा बनाएं, तो सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत होती चली जाएगी। उनके पास भी इधर उधर का बहाना बनाकर बचने का रास्ता थोड़ा कम होगा। और जैसा कि अतीत में हमने बहुत अच्छा किया है खेती में, उसके अपने नुकसान फायदे बहस होती रहेगी। हम अभी भी खेती को सुधार सकते हैं। इस पूरे प्राइम टाइम में एक प्रयास किया कि देवेंद्र शर्मा के जरिए हम खेती में क्या समाधान हो सकता है उस पर हम बात करें। आपकी भी अलग राय हो सकती है, लेकिन हमारा इरादा बस ये है कि इनकी बात को लेकर आप बहस शुरू कर दीजिए, वैसे ही जैसे आप पाकिस्तान और चीन को लेकर बहस शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितिन भूटानी और सुशील महापात्रा के साथ मैं रवीश कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।